नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 10 जून 2019 और 11 जून 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें क्योंकि हमारे सेंटेंसेस का क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो इस एडिशन के हिसाब से है। किसी दूसरे एडिशन में ये सेंटेंसेस ये क्वेश्चंस किसी और सीक्वेंस पर हो सकते हैं। इसके अलावा हमने ये जो एग्ज़ाम का नाम और डेट लिखी हुई है, इस एग्ज़ाम के नाम और डेट के हिसाब से भी आप इन क्वेश्चंस को सेंटेंसेस को अपने वाले एडिशन में अपनी वाली किताब में ढूंढ सकते हैं। जैसे ये हमारे वीडियो का पहला सेंटेंस है, 101वें सीक्वेंस पर है। ये इस एडिशन में इस सीक्वेंस पर होगा, किसी दूसरे एडिशन में किसी दूसरी बुक पर ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकती है। तो आप इस एग्ज़ाम के नाम और डेट के हिसाब से इन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन में ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये पहला सेंटेंस हमारी वीडियो का आपके सामने लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक को फिल करना होता है और 4 ऑप्शन हमें दिए होते हैं। उन चारों ऑप्शन जो है वोकैबुलरी के बेस पर दिए गए हैं। वोकैबुलरी के आपकी वोकैबुलरी की समझ का जो है वोकैबुलरी की समझ को एग्जामिन किया गया है। अब ये जो वोकैबुलरी होती है आपकी, ये केवल वर्ड्स के मीनिंग जान लेना ही केवल यहाँ पर काफ़ी नहीं है। किस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में, किस सिंटेक्स में जस्ट और सुटेबल कहा जाएगा, वो चीज़, वो एटीट्यूड भी आपका देखा जाता है। तो टेक्नोलॉजी कैन बी, एक ब्लैंक दिया हुआ है, एंड पीपल सीम टू बी मोर अटैच्ड टू स्क्रीन्स देन एवर बिफोर। ठीक है, टेक्नोलॉजी नाउन हो गया जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है। कैन यहाँ पर मोडाल लग गया जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है। बी, अब देखिए बी को यहाँ पर मेन वर्ब कंसीडर किया हुआ है। बी जब मेन वर्ब होती है तो वो लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है। अब लिंकिंग नेचर की वर्ब लगी है तो उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लिंकिंग वर्ब लगाई गई होगी कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए सब्जेक्ट से। कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट आपका कोई नाउन प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। और आपको ऑप्शन में जो 4 वर्ड दिए गए हैं एडजेक्टिव ही दिए गए हैं। तो सिंटेक्स तो अब आपकी यहाँ पर हेल्प करेगी नहीं, अब आपका मीनिंग यहाँ पर हेल्प करेगा। फिर उसके बाद एंड कंजंक्शन से लगाया गया है। एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ता है। एक क्लोज पहले हो गई, दूसरी क्लोज बाद में लिखी है। 2 क्लोजेस को जोड़ने के लिए यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड को लगा दिया। प्यूपिल इस दूसरी वाली क्लोज का नाउन हो गया। आप तब तक लगाने की कोशिश कीजिए, मीनिंग के आधार पर क्या आएगा फिर मैं बताऊंगा। एंड प्यूपिल यहाँ पर नाउन हो गया जो कि एक सब्जेक्ट है। सीम फिर से एक लिंकिंग वर्ब आ गई और लिंकिंग वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट लिखा है 2 + V1 इन्फिनेटिव बनकर। और बी, ये जो इन्फिनेटिव है इसमें बी खुद एक लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ है मोर अटैच्ड। अटैच्ड वर्ब की 3rd फॉर्म हो गई जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा और मोर उस अटैच के लिए एडवर्ब की तरह काम करेगा। फिर प्रीपोजिशन लगाया गया ये बताने के लिए कि ये जो अटैचमेंट है किससे है। प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया स्क्रीन्स। देन कंपैरिजन के लिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है कंपैरिजन का इंटेंशन था। उस एडजेक्टिव में जो एट्रीब्यूट है उस अटैच्ड के मीनिंग को कंपेयर किया गया है। देन एवर बिफोर, एवर बिफोर एक एडवर्ब है, पहले के टाइम से। ठीक है, जो पहले का टाइम है, पहले का समय है, उससे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी कैन बी एडिक्टिव, इनफैचुएटेड, इनकरेजिबल, कंटेजियस। मीनिंग के आधार पर आप इस सेंटेंस की सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया। आप इसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ऑब्जेक्टिव मीनिंग के आधार पर आ जाना चाहिए वर्ड एडिक्टिव। एडिक्टिव, हम किसी पर्सन को एडिक्टिव कह सकते हैं। कोई ड्रग एडिक्टिव नेचर की हो सकती है। एडिक्टिव का मतलब है आपने कुछ किया या आपने कुछ कंज्यूम किया, फिर आप उसके हैबिचुअल हो गए, आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। जैसे स्मोकिंग एडिक्टिव होती है, कुछ ड्रग्स होती हैं जो एडिक्टिव हो। इसी तरह से कोई एक्टिविटी भी एडिक्टिव हो सकती है। यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी को एक सर्विस की तरह रिफर किया गया है कि जो टेक्नोलॉजी हमें मिलती है हम इसके एडिक्टिव हो गए। टेक्नोलॉजी कैन बी एडिक्टिव, तो यहाँ पर सही वर्ड आना चाहिए था एडिक्टिव। बाकी जो वर्ड है उनके मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इनफैचुएटेड, इनफैचुएट का क्या मतलब होता है? इनफैचुएट ये वर्ब की 3rd फॉर्म लगी है, पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव बनाकर है लिखा गया है। इनफैचुएट का मतलब होता है अराउजिंग लव इन समवन,
किसी में, किसी पर्सन में लव को या उस तरह की फीलिंग को या पैशन को अराउज कर देना, पैशनेट कर देना उसको। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अराउजिंग अनरीजनिंग लव, और हल्का फुल्का लव नहीं, गहरा लव, टूट कर, अराउजिंग अनरीजनिंग लव इन समवन, फॉर समवन और समथिंग, फॉर समवन और समथिंग। अराउजिंग अनरीजनिंग लव, या अराउज लिखता हूं, वर्ब की बात कर रहा हूं ना, तो अराउज, टू अराउज अनरीजनिंग लव इन समवन, फॉर समवन और समथिंग, किसी दूसरे पर्सन के लिए, किसी दूसरी चीज के लिए, किसी में अनरीजनिंग लव को अराउज कर देना, पैशनेशन को, फुलिश लव को, ठीक है, अनरीजनिंग या फुलिश लव, पागलों की तरह प्यार जो है किसी के अंदर अराउज कर देना। कैसे यूज करते हैं इनफैचुएटेड को? इनफैचुएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज की जाएगी तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं सी वाज इनफैचुएटेड। इनफैचुएटेड के साथ प्रीपोजिशन आता है विद। जब आप किसी वर्ड को देखें तो आप ये भी देखें कि उसके साथ क्या प्रीपोजिशन आता है। सी वाज इनफैचुएटेड विद हर कोवर्कर, जो साथ में काम करने वाला है कुलीग, सी वाज इनफैचुएटेड विद हर कोवर्कर। इनकरेजिबल का क्या मतलब होता है? इनकरेजिबल बना है करेजिबल से। करेजिबल का मतलब होता है जिसको करेक्ट किया जा सके, जिसमें कुछ सुधार किया जा सकता हो। तो करेजिबल का मतलब हो जाता है कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और रिफॉर्म्ड। यहां लिख देता हूं मैं नए बोर्ड पर, ठीक है। करेजिबल, करेजिबल का मतलब हो जाता है कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और रिफॉर्म्ड। इनकरेजिबल इसका अपोजिट हो गया। इनकरेजिबल, पूरे वर्ड लिखता हूं, इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब हो गया नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और रिफॉर्म, जिसमें सुधार ना किया जा सके, जिसको सही ना किया जा सके, उसको इनकरेजिबल बोला जाता है। फिर एक वर्ड हमारे सामने आया था कंटेजियस। कंटेजियस डिसीज वो डिसीज होती है जो छूने से, बॉडीली कॉन्टैक्ट, टच करने से फैल जाती है, ठीक है। कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब क्या हो सकता है? कंटेजियस का मतलब हो सकता है कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड और स्प्रेड बाय बॉडीली कॉन्टैक्ट। किसी चीज को आपने छू दिया, बॉडीली कॉन्टैक्ट और टच, छूने से ही जो फैल जाए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डिजीज होती हैं जो आप किसी पर्सन में वो डिजीज है, आप उसके आसपास बैठ के उसे टच कर दो तो वो आप में आ जाती है। जैसे आंखों की एक प्रॉब्लम होती है कंजक्टिवाइटिस, वो क्या है? वो एक कंटेजियस प्रॉब्लम है, कंटेजियस डिजीज है। तो ये वर्ड भी यहां नहीं आना था। ये हो गया आपका 101, चारों ऑप्शन आपको पता है मीनिंग के आधार पर। फिर क्या लिखा हुआ है? 102 में लिखा हुआ है प्यूपिल ऑफ द ओल्डर जनरेशन, एक ब्लैंक दिया हुआ है ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज। पहले इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन से वर्ड को यहाँ पर लगाया जाना चाहिए। देखिए प्यूपिल एक नाउन है, निश्चित तौर पर यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन लगी है और प्रीपोजिशन के बाद लगा है उसका ऑब्जेक्ट, द ओल्डर जनरेशन। जनरेशन यहाँ पर नाउन हो गया, ओल्डर लग गया एडजेक्टिव की तरह जनरेशन को बताने के लिए, द लग गया आर्टिकल, पूरी ओल्डर जनरेशन को सभी को रिफर किया जा रहा है। अभी जो प्रीपोजिशन फ्रेज लगी है ये क्यों लगी है? ये प्यूपिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए लगाई गई है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज उस प्यूपिल नाउन के लिए क्या हो गई? एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, ठीक है। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट कितना है? इतना है, बाकी तो ये तो एडजेक्टिव फ्रेज लगी है। तो प्यूपिल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इसके बाद प्रेडिकेट आना चाहिए, यानी कि जो भी लिखा जाएगा यहाँ पर वर्ब ही लिखी जाएगी। और हमें ऑप्शन में चारों वर्ड वर्ब दे रखे हैं। फिर उसके बाद हमें एक ऐसी वर्ब यहाँ पर लगानी है जो इंट्रांजिटिव नेचर की हो। मैं मीनिंग के हिसाब से तो
इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को तो समझेंगे ही, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को फुलफिल करने वाली वर्ब हमें यहाँ पर लगानी है, और ऐसी कोई वर्ब आएगी यहाँ पर वो जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की होगी। और ये बात कैसे पता चली मुझे, क्योंकि आगे लगा हुआ है प्रीपोजिशन और उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। द गुड ओल्ड स्कूल डेज, डेज नाउन हो गया और स्कूल इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, फिर एक और एडजेक्टिव लग गया इसके लिए डेज के लिए, फिर गुड भी उसी के लिए। एक नाउन के लिए कितने भी एडजेक्टिव लगाए जा सकते हैं, बस उनको लिखने का ऑर्डर सही होना चाहिए, और इस ऑर्डर पर हम बात करेंगे जब एडजेक्टिव चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगाया गया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है, इट मींस यहाँ पर कोई इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब आएगी। पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन, वर्ब इंट्रांजिटिव नेचर की, ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज। तो रिमेंबर का क्या मतलब है, रिमेंबर का मतलब है, देखिए पहले एक बात बता दूं मैं, सिंटेक्स भी आपकी हेल्प करती है और आपका मीनिंग भी आपकी हेल्प करता है ब्लैंक को फिल करने में, लेकिन मीनिंग के साथ साथ सिंटेक्स के साथ साथ आप एक जो भी शब्द आप पढ़ेंगे एक चीज पर और ध्यान देंगे कि जब हम उस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस में, किसी फ्रेज में, किसी क्लोज में, तो किस तरह के स्ट्रक्चर हम उसके साथ फॉलो करते हैं। क्या वो ट्रांजिटिव नेचर की है, क्या वो इंट्रांजिटिव नेचर की है। ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, वो पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में लेगी या किसी थिंग को ऑब्जेक्ट के रूप में लेगी, या दोनों को ही ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती है। मतलब ओवरऑल उस वर्ड को किसी स्ट्रक्चर में किस तरह से यूज किया जाता है, किस डोमेन में उस वर्ड को यूज किया जा सकता है, किस कंटेक्स्ट में उसको, उस शब्द को यूज किया जा सकता है। ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं, 200-400-500 वर्ब आपके सामने आनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में। अगर मैं बात करूं तो इनके बारे में बेसिक बेसिक बातें जान लो, कहानी आपकी क्लियर। क्या बात कर रहे थे हम, रिमेंबर। अब देखिए रिमेंबर की मैं बात करूं तो रिमेंबर का मतलब क्या होता है, रिमेंबर का मतलब होता है टू रिकॉल और ब्रिंग टू माइंड एन एक्सपीरियंस, इवेंट और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, किसी एक्सपीरियंस को, किसी इवेंट को रिकॉल करना या अपने दिमाग में उसको ले आना, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये होता है मतलब रिमेंबर का। अभी जो रिमेंबर जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इनट्रांजिटिव भी हो जाती है। जब ये ट्रांजिटिव होगी तो अपने बाद निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट लेगी, और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूँ रिमेंबर को मेन वर्ब बनाकर ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, तो मैं लिख सकता हूं आई रिमेंबर्ड। देखिए शॉर्टकट लगाने वाले और चीजों को जल्दी जल्दी निपटाने वाले लोग ना किसी भी चीज को करने के लिए ज्यादा समय ले लेते हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहे होते हैं, उनको फिर बार बार सुधार की आवश्यकता पड़ती है। अभी वो जल्दी जल्दी किसी चीज को निपटा देंगे समय बचाने के लिए, फिर उसमें गलतियां करेंगे, जब गलतियां करेंगे तो फिर और समय लगेगा गलतियां सुधारने में। तो ये समय को बचाना नहीं, समय को बढ़ाना होता है, तो चीजों को समझना जरूरी है। आई रिमेंबर्ड मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट ईयर। देखो रिमेंबर्ड को ट्रांजिटिव वर्ब की तरह मैंने इस्तेमाल किया है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखा गया उसका ऑब्जेक्ट। अब ये इंट्रांजिटिव कब हो सकती है, देखो ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। इंट्रांजिटिव हम रिमेंबर को तब बना सकते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता ना हो। अब ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा दी जबरदस्ती से कोई भी अपने हिसाब की उठा के और फिर इसको इंट्रांजिटिव कंसीडर कर लिया। भाई अगर ऑब्जेक्ट लिखने की, अगर हमारा सेंटेंस में हम ऐसे मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, तो रिमेंबर को निश्चित रूप से ट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन में लिया जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं तब उसको इंट्रांजिटिव भी कंसीडर किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी रिमेंबर वर्ब के साथ है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हम करेंगे कि रिमेंबर के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा और फिर हमने ये कह दिया कि यार ये तो इंट्रांजिटिव भी हो सकती है तो प्रीपोजिशन लगा दो। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू यूज दिस टाइप ऑफ वर्ब्स। तो आई रिमेंबर्ड ट्रांजिटिव वर्ब हो गई ऑब्जेक्ट। अब आपसे कोई पूछे कि यार आपने अपना वॉलेट कहाँ छोड़ दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं वेयर डिड यू लीव योर वॉलेट, तो आप सीधे क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे आई कांट रिमेंबर।
अब रिमेंबर जो वर्ब है आपने इंट्रांजिटिवली यूज कर ली, ऑब्जेक्ट की आपने जरूरत ही नहीं समझी, लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंटेक्स्ट पता है कि आप किस चीज को रिमेंबर करने की बात कर रहे हो। तो इस तरीके से रिमेंबर को हम ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोहरा यूज कर लेते हैं, दोनों तरह से यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर यहां पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यहां पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो क्या यहां पर रिमेंबर आ सकती थी? अगर रिमेंबर यहां पर लिख भी सकते, रिकॉल किया जा सकता है, पास्ट डेज को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट इवेंट्स को रिकॉल किया जा सकता है, तो रिमेंबर मीनिंगफुल तो है यहां पर, लेकिन सिंटैक्स के हिसाब से जस्टिफाइबल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। जब यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो रिमेंबर को ट्रांजिटिवली यूज करते, आपने ओवर लगा के इंट्रांजिटिव क्यों बना दिया उसे? तो इस वजह से रिमेंबर यहां नहीं आएगी। रिमाइंड का मतलब क्या होता है? रिमाइंड का मतलब होता है टू कॉज someone to remember something, to remember something। ठीक है, अब जो रिमाइंड है ना, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट भी ऐसा लेगी जो कि कोई पर्सन ही होगा। आप किसी पर्सन को ही तो रिमाइंड कर सकते हो। आपने किसी अपने दोस्त से कहा, अरे यार भाई आज तुझे तो मार्केट जाना था, आपने क्या किया? उसको रिमाइंड कर दिया कि तुझे ये करना था। तो रिमाइंड का मतलब होता है टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग, या टू कॉज समवन टू रिकॉल समथिंग, किसी पर्सन को कुछ याद दिला देना, अगर मैं अपनी देसी हिंदी शुद्ध भाषा में कहूं तो ट्रांजिटिव, रिमाइंड ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट एक पर्सन ही होगा। यहां पर रिमाइंड भी नहीं आ सकती। रिट्राइब्यूट का क्या मतलब होता है? रिट्राइब्यूट बहुत अच्छी वर्ब है, इसको समझ लेते हैं। रिट्राइब्यूट, देखो जिस तरह से मैं चीजों को खोलकर समझाता हूं, हो सकता है कि आप जो है 6 महीने की इंग्लिश 8 महीने में, 10 महीने में कंप्लीट करें, लेकिन एक बार जब ऐसे कंप्लीट कर लोगे ना, फिर आप मास्टर बन जाओगे, फिर आप स्टूडेंट नहीं रहोगे, फिर आप खुद एक बार मास्टर बन जाओगे। आप उसको फील करके देखना, वो क्या कॉन्फिडेंस होता है जब हम कहते हैं कि यार ये इस सब्जेक्ट में तो कुछ भी पूछ लो हमसे। उस सिचुएशन को जरा इमेजिन करो। तो रिट्राइब्यूट एक ऐसी वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव भी हो सकती है और ट्रांजिटिव भी हो सकती है। मैं मीनिंग बता रहा हूं इसका मीनिंग होता है टू पे बैक और टू गिव समथिंग इन रिटर्न, टू गिव समथिंग इन रिटर्न या टू पे बैक समथिंग। ठीक, अब ये जो समथिंग है ना, ये रिफर कर रहा है, कोई पेमेंट हो सकता है, किसी ने आपके लिए कुछ किया, आपने उसको पेमेंट कर दिया तो आपने रिट्राइब्यूट कर दिया। कोई पनिशमेंट हो सकता है, किसी ने कोई गलत काम कर दिया आपके साथ, आपने उसको पनिशमेंट दिया, तो आपने क्या दिया? उसको रिट्राइब्यूशन दिया, रिट्राइब्यूट किया। ठीक है, इसी पनिशमेंट को जो आपने किसी को बदले की भावना से दिया हो, बदले में दिया हो, क्योंकि उसने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, इसी पनिशमेंट को रिट्राइब्यूशन कहा जाता है। इसी तरह से जो है वर्ड्स अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं। रिट्राइब्यूशन नाउन हो गया, पनिशमेंट। कोई रिवॉर्ड भी हो सकता है, किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, आपने बदले में उसको कुछ बढ़िया दे दिया, तो वो रिवॉर्ड, उस रिवॉर्ड को वापस किसी को लौटाना भी रिट्राइब्यूट करना होता है। अब जब ये ट्रांजिटिव होती है ना, तो इसके ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन भी आ जाता है और थिंग भी आ जाता है। कुल मिलाकर ये भी ट्रांजिटिवली यूज की जा सकती थी। यहां पर रिट्राइब्यूट भी नहीं आएगा, मीनिंगफुल भी नहीं है और सिंटैक्स में भी फिट नहीं हो रहा। यहां पर वर्ड आना चाहिए था रिमिनिस। रिमिनिस का क्या मतलब होता है? रिमिनिस का मतलब यहां पर इस सेंटेंस में बिल्कुल सुटेबल बैठता है, क्योंकि रिमिनिस का मतलब है टू टॉक अबाउट, टू टॉक और राइट अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हों, ठीक है, या इवेंट्स या ड्यूरेशन या सिचुएशन, कुछ भी ऐसा पास्ट में कोई सिचुएशन रही हो, कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो, कोई इवेंट, कोई घटना हो गई, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में लिखना, और विद अ फीलिंग ऑफ प्लेजर, खुश होते हुए लिखना। ये पॉजिटिव नेचर का वर्ड है, विद अ फीलिंग ऑफ प्लेजर, खुशी व्यक्त करते हुए जो है
उस चीज के बारे में बताना है। ऐसा होता है, हम बैठे बैठे अपने कॉलेज के दिनों को, स्कूल के दिनों को याद कर रहे होते हैं, कभी दोस्तों के साथ घूमने गए थे, उन चीजों के बारे में लोगों को, अपने दूसरे दोस्तों को बता रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? रिमिनिस कर रहे होते हैं। ठीक है, टू टॉक और राइट अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, ड्यूरेशन, सिचुएशन विद अ फीलिंग ऑफ प्लेजर या विद अ फीलिंग ऑफ नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया की जो फीलिंग होती है वो यही फीलिंग होती है जब आप पास्ट एक्सपीरियंसेस को, इवेंट्स को याद कर कर खुश हो रहे होते हैं। तो ये जो रिमिनिस वर्ड है ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। हाँ, जब इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो प्रीपोजिशन लगानी होगी। तो प्रीपोजिशन रिमिनिस के साथ मोस्ट केसेस में आप अबाउट लगाते हैं। अबाउट प्रीपोजिशन लगाकर आपने किसी एक्सपीरियंस को, किसी सिचुएशन को, किसी एक्टिविटी को लिख दिया। लेकिन ऑन प्रीपोजिशन भी इसके साथ आ सकती है जब आप किसी टॉपिक को, किसी इशू को रिमिनिस कर रहे हो। और इसके साथ ओवर भी आ सकती है प्रीपोजिशन। मोस्ट केसेस में आप अबाउट लगाते हैं, लेकिन ऑन और ओवर भी आ सकते हैं। ओवर आ सकती है जब किसी यहाँ पर आप ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हो, जैसे कि आपके सेंटेंस में क्या रिफर किया गया है? ओल्ड स्कूल डेज को, और रिमिनिस के साथ लगाया गया है ओवर। तो ये यहाँ पर एकदम सुटेबल एप्रोप्रिएट वर्ब है। 102 का हो गया 4। 103 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बीइंग एबल टू ब्लैंक आपको दिया है ऑफ माई ओल्ड कार। सिंटेक्स जो है आप इसका फटाफट एनालाइज करेंगे। आई यहाँ पर प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। वाज यहाँ पर लिंकिंग नेचर की वर्ब है। फ्रस्ट्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल, कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है आई का सब्जेक्ट के लिए, आई सब्जेक्ट के लिए, और लिंकिंग वर्ब ने उसको लिंक कर दिया। फ्रस्ट्रेटेड एट, एट प्रीपोजिशन आ गई। फ्रस्ट्रेटेड के साथ एट लगाते हैं हम। एट नॉट बीइंग एबल, तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाना था। ऑब्जेक्ट लिखा गया बी की आईएनजी फॉर्म को, और बी की आईएनजी फॉर्म जब ऑब्जेक्ट बनी तो वो क्या हो गई? जिरेंड। जिरेंड मतलब नाउन। ठीक है, और नॉट लगा दिया गया एक एडवर्ब के रूप में उस वर्ब के मीनिंग को निगेट करने के लिए। भाई जिरेंड ऑब्जेक्ट तो बन गया, भाई नाउन तो बन गया, लेकिन है तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब ही, तो उस वर्ब को नॉट एडवर्ब ने मॉडिफाई कर दिया, उसके मीनिंग को नेगेटिव कर दिया। अब ये जो बी थी हमारी, ये है क्या बेसिकली? ये तो एक लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, और वो कॉम्प्लीमेंट लिखा गया एडजेक्टिव के रूप में। एबल क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ है, और यहां पर क्या आना है? एबल टू डू समथिंग। इस तरह की स्ट्रक्चर हम एबल के साथ यूज करते हैं। एबल के साथ एक इन्फिनेटिव लगाया जाता है, तो यहाँ पर 2 प्लस V1 लगा, वो इन्फिनेटिव बता रहा है इस एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कि किस एक्टिविटी में हम एबल होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आनी है, एक इन्फिनेटिव आपके सामने यहाँ लगा हुआ है, और फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ऐसी आनी है जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की हो, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन लगा हुआ है। प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। ऑफ माई ओल्ड कार, कार नाउन हो गया, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, माई हो गया पजेसिव डिटरमिनर, ओल्ड कार की पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर कोई ऐसी वर्ब आनी है जो फर्स्ट फॉर्म में हो और इंट्रांजिटिव नेचर की हो। ठीक है, वर्ड आपके सामने लिखे हैं। अब देखो, इतनी बात अगर आपको पता है, सिंटेक्स अगर आपको पता है, समझ में आता है सेंटेंस का, देखते ही समझ में आ जाता है। वो तो मैं आपको मैं टीच कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन मैं खुद अगर एक स्टूडेंट की तरह इन चीज़ों को करूँ तो बहुत कम समय में ये हो जाता है, देखते ही हो जाता है। डील, डिवॉइड, डिपोज, डिस्पोज। देखिए, इन चारों वर्ड में से डिवॉइड को तो हटा ही दो, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है इसका? डिवॉइड एडजेक्टिव का मीनिंग होता है कंप्लीटली लैकिंग समथिंग। कंप्लीटली लैकिंग समथिंग। अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैं कह सकता हूं आई एम डिवॉइड ऑफ ए कार। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर आई एम डिवॉइड ऑफ कार, मतलब आई एम कंप्लीटली लैकिंग अ कार। जैसे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के नाम पर, द डेजर्ट इज डिवॉइड ऑफ वाटर। तो ये तो यहां पर आना ही नहीं है, एडजेक्टिव है पहली बात तो ये,
और दूसरी बात, अगर वर्ब होता भी तो इस मीनिंग की कोई वर्ब भी यहाँ नहीं आनी थी, क्योंकि ओल्ड कार का मतलब आपके पास एक पुरानी कार है, तो आप डिवोइड के जैसी वर्ब को भी यहाँ नहीं लगा सकते थे कि आपके पास एक पुरानी कार है और आप लैक करने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर ये नहीं आना। डील जब एक वर्ब होती है तो उसके साथ प्रीपोजिशन आती है विद, ठीक है। ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। डील इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब मोस्टली मानी जाती है। जब ये ट्रांजिटिव होगी तो इसका पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट कोई थिंग हो सकती है, और जब ये इंट्रांजिटिव होती है तो पर्सन और थिंग दोनों को ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेती है और इसके साथ प्रीपोजिशन आती है विद। डील विद समथिंग या डील विद समवन, तो यहां पर ये वर्ब भी नहीं आनी थी। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बीइंग एबल टू डील विद माई ओल्ड कार होता, इसको भी हटा दो। डिपोज का मतलब होता है किसी पावरफुल पर्सन को उसकी अथॉरिटी से हटा देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ एक सेंटेंस के थ्रू ही वर्ड के एक्चुअल मीनिंग समझ में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा द रेबल्स ट्राइड टू डिपोज द डिक्टेटर आफ्टर years of conflict। डिपोज का मतलब है टू रिमूव अ पावरफुल पर्सन फ्रॉम हिज और हर अथॉरिटी। टू रिमूव अ पावरफुल पर्सन फ्रॉम अथॉरिटी, उनकी जो अथॉरिटी है, जो उनकी पोजीशन है, वहां से उसको रिमूव कर देना। ये वर्ड भी यहां पर नहीं आना था, इसको भी हटा दो, सिंटैक्टिकली सुटेबल नहीं है। डिस्पोज यहां पर वर्ड आना था, यहां सही वर्ब लगाई जानी थी डिस्पोज। डिस्पोज के जरा मीनिंग को समझ लेते हैं। बहुत अच्छी वर्ब है, बार बार इसका इस्तेमाल होता है, कई सेंटेंस में मैंने लगी हुई देखी है। डिस्पोज एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके साथ लगाया जाता है प्रीपोजिशन ऑफ, डिस्पोज ऑफ। और डिस्पोज ऑफ इसका मतलब हो जाता है टू थ्रो अवे समथिंग, टू थ्रो अवे समथिंग, किसी चीज को उठा के फेंक देना दूर को, काम की नहीं है, थ्रो अवे कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। या इसका मतलब हो जाता है टू डिस्कार्ड समथिंग। ये थ्रो अवे, डिस्कार्ड, डिस्पोज ऑफ एक दूसरे के सिनोनियम है। या आप इसका एक मीनिंग लिख सकते हो टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से गेट रिड हो जाना, छुटकारा पा लेना। तो डिस्पोज ऑफ यहां पर आपकी जो है सही वर्ब मीनिंग के हिसाब से सुटेबल वर्ड जो था आपका डिस्पोज ऑफ था, यहां पर आना चाहिए था डिस्पोज ऑफ। ऑफ यहां पर प्रीपोजिशन लगाया, उस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगाया। एक मीनिंग और हो जाता है डिस्पोज का, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, हर काइंड बिहेवियर डिस्पोज्ड मी टू हेल्प हर। यहां पर जो डिस्पोज्ड है एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। यहां पर डिस्पोज का मीनिंग क्या है? यहां पर डिस्पोज का मीनिंग है टू मेक समवन विलिंग टू डू समथिंग, टू मेक समवन विलिंग टू डू समथिंग। ठीक है, अगले सेंटेंस पर चलते हैं। 103 हो गया। 104 क्या लिखा हुआ है? द ओनर ऑफ द हाउस वाज, लिंकिंग ऑफ लगाई गई है, लिंकिंग ऑफ लगाई गई है तो निश्चित रूप से इसके बाद कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और चारों के चारों आपके सामने ऐसे वर्ड लिखे हैं जो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। एडजेक्टिव आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर, और एडजेक्टिव भी ऐसा आना चाहिए जो अपने बाद प्रीपोजिशन क्या लेगा? एट लेगा। देखो सिंटैक्स ने आपकी कितनी हेल्प की। एक ऐसा एडजेक्टिव यहां पर लगाना है जो अपने बाद प्रीपोजिशन एट लेता हो। बाकी आप मीनिंग देख लो सेंटेंस का। द ओनर ऑफ द हाउस, द ओनर एक नाउन फ्रेज हो गई जो कि निश्चित रूप से सब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो लगाई गई है इस ओनर के बारे में बताने के लिए लगाई गई है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, बाज हमने लिंकिंग को लगा दी। अब यहाँ आना चाहिए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव भी ऐसा जिसके साथ प्रीपोजिशन एट को इक्वल हो।
कोलिक्वल का मतलब, कोलिक्वल तो नहीं कह सकता, कोलोकेटिंग वर्ड हो, कोलिक्वल तो गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने। कोलोकेटिंग वर्ड वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर में सुटेबल होते हैं। तो एक ऐसा एडजेक्टिव लगाना है जिसके साथ एट कोलोकेटिंग हो, कोलोकेटिंग, एट प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, एट द वॉचमैन, ठीक है। फॉर प्रीपोजिशन पर्पस रिफर करने के लिए, लेटिंग मेन वर्ब नहीं कह सकता, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जिरंड लगा है, और इंट्रांजिटिवली यहां पर यूज हुआ है, इन अ स्ट्रेंजर। एक्चुअली में लैटिन एक फ्रेजल वर्ब है। लैटिन का मतलब होता है किसी को अंदर आने देना, टू मेक समवन एंटर योर बिल्डिंग, योर प्लेस, लेट इन। तो फॉर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद लेटिंग इन जो है ऑब्जेक्ट हो गया, और पर्पस को रिफर करने के लिए हमने फॉर प्रीपोजिशन लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जो कि जिरेंट फॉर्म में है, नाउन बना हुआ है और ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी यूज कर सकते थे, लेटिंग अ स्ट्रेंजर इन, इनको बाद में भी लिख सकते थे। होती है ये फ्लेक्सिबिलिटी कुछ फ्रेजल वर्ब के साथ। तो क्या है इन शब्दों का मीनिंग? इंडल्जेंट, इम्पेशेंट, इंडिफरेंट, इंडिग्नेंट। कौन से वर्ड को यहाँ पर, कौन से एडजेक्टिव को यहाँ पर लगाओगे? देखिए, इंडल्जेंट का मतलब होता है लीनियंट, परमिसिव, अलाउइंग समवन टू डू और हैव व्हाट दे वांट, किसी को वो करने देना जो वो करना चाहता है। आपने क्या कर दिया, उसको परमिशन दे दी, परमिसिव हो गए आप, तो इसको कहा जाता है इंडल्जेंट। allowing someone to do or have what they want। सिनोनियम के रूप में अगर आप लिखना चाहो तो लीनियंट इसका सिनोनियम हो जाता है। लीनियंट का भी एग्जैक्टली यही मतलब होता है, या फिर परमिसिव, परमिसिव जो होते हैं। फिर एक वर्ड था, तो इंटेलिजेंट तो यहाँ पर आना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इंटेलिजेंट था वॉचमैन पर भाई जो भी हो से अंदर आने देना, भाई वॉचमैन रखा ही इसलिए जाता है कि कोई अंदर ना आ पाए बिना परमिशन के। तो यहाँ पर ये इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा एक वर्ड है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट भी एक एडजेक्टिव है। और देखो एक बात और सोचो, इंटेलिजेंट यहां पर लगाओगे तो इसके साथ एट प्रीपोजिशन नहीं आता, इंटेलिजेंट के साथ आता है, अगर इंटेलिजेंट को कहीं पर यूज करना भी हो तो इसके साथ फॉर आता है या टू आता है, इसके साथ टू या फॉर दोनों प्रीपोजिशन आ जाते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब यू आर परमिसिव टू समवन या फॉर समथिंग। किसी एक्टिविटी के लिए आप इंटेलिजेंट हो तो फॉर लगा देते हो, किसी पर्सन के लिए आप इंटेलिजेंट हो तो आप टू लगा देते हो। दूसरा एक वर्ड है हमारा इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब है नॉट विलिंग टू वेट, नॉट विलिंग टू वेट और टॉलरेट डिलेज। होता है कई बार आप वेट नहीं कर सकते तो आप क्या हो रहे होते हो उस टाइम पे, इम्पेशेंट हो रहे होते हो। इम्पेशेंट के साथ जो प्रीपोजिशन आप यूज करते हैं वो है इम्पेशेंट फॉर, इस तरह की स्ट्रक्चर यूज की जाती है, इम्पेशेंट फॉर डूइंग समथिंग, या इम्पेशेंट के साथ आप इन्फिनेटिव यूज कर लेते हो, इम्पेशेंट टू डू समथिंग। इस तरह की स्ट्रक्चर में हम इम्पेशेंट को यूज करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इम्पेशेंट और इम्पेशेंट था और एट प्रीपोजिशन भी नहीं आनी है इम्पेशेंट के साथ, तो ये वर्ड भी जो है मीनिंगफुल भी नहीं है, सिंटैक्स में भी फिट नहीं बैठ रहा। इनडिफरेंट का क्या मतलब होता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट। किसी एक्टिविटी आपसे कुछ करने के लिए कहा गया लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि आप इनडिफरेंट हो उस एक्टिविटी के टुवर्ड्स। टू या टुवर्ड्स प्रीपोजिशन इसके साथ लगाई जाती है, इनडिफरेंट टू या टुवर्ड्स, ये प्रीपोजिशन इसके साथ यूज की जाती है। और इनडिफरेंट का मतलब हो गया लैकिंग इंटरेस्ट, कंसर्न और एंथुजियाज्म।
एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म एक फीलिंग होती है जो आप किसी एक्टिविटी के लिए अपने अंदर रखते हो, वो जोश, वो उत्साह। लैकिंग इंटरेस्ट, कंसर्न और एंथुजियाज्म टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स समथिंग। तो ये वर्ड भी यहाँ पर सिंटैक्टिकली भी नहीं आएगा और सिमेंटिकली भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक चौथा वर्ड बचा, इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू यू। कुछ भी ऐसा हो गया है, कुछ भी ऐसा है जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, सही नहीं है, रोंग है आपके हिसाब से, तो आप क्या हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो। उसी एंग्री फीलिंग को कहते हैं इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब हो गया एंग्री बिकॉज ऑफ समवन, समथिंग लिखता हूं, बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज रॉन्ग और नॉट फेयर, या और नॉट एक्सेप्टेबल टू यू, नॉट एक्सेप्टेबल टू यू। अब इंडिग्नेंट के साथ ना आप एट प्रीपोजिशन लगाते हो, इंडिग्नेंट एट समवन। भाई किसी थिंग पे तो एंग्री हो नहीं सकते, हाँ वो थिंग रीजन जरूर हो सकती है आपके एंग्री होने का। मैंने क्या बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन लगाया है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं रीजन को रिफर करने के लिए, तो आपके एंग्री होने का रीजन या कोज वो थिंग हो सकती है, लेकिन आप किसी थिंग पर तो एंग्री नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं है कुर्सी को जाकर या मेज को जाकर अपनी एंग्रीनेस दिखाओगे, अपना इंडिग्नेंस दिखाओगे। ये तो किसी पर्सन भी हो सकते हो। तो पर्सन को एक टारगेटेड पॉइंट की तरह रिफर करने के लिए हम लगाते हैं एट प्रीपोजिशन इंडिग्नेंट वर्ड के साथ। इंडिग्नेंट एक एडजेक्टिव है, इंडिग्नेंट एट समवन। तो ये जो वर्ड है ये सिंटैक्टिकली भी और सिमेंटिकली भी सुटेबल वर्ड है, सुटेबल एडजेक्टिव है यहाँ पर लगाने के लिए। ठीक है, इंडिग्नेंट एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन ए स्ट्रेंजर, उसके इंडिग्नेंट का पर्पस या रीजन यहाँ पर बताया गया है। 104 हो गया, 105 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सी गोट ए लुक्रेटिव जॉब ऑफ ए ट्रांसलेटर बिकॉज सी वाज सफिशिएंट इन फ्रेंच, एफिशिएंट इन फ्रेंच, डेफिशिएंट इन फ्रेंच, प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच। देखिए स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान सी है, आप खुद भी इसको जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर एक क्लोज लिखी गई है, मेन क्लोज, सी गॉट अ लुक्रेटिव जॉब ऑफ ए ट्रांसलेटर, बिकॉज कंजंक्शन लगाकर उसका रीजन बताया गया है कि जॉब ऑफर जो है उसको क्यों मिला, उसको जॉब ट्रांसलेटर की लुक्रेटिव जॉब क्यों मिली। इसका रीजन या कोज बताने के लिए हमने बिकॉज कंजंक्शन लगाकर एक क्लोज लिखी गई है। ठीक है, सफिशिएंट इन फ्रेंच, सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ या एडिक्वेट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपके पास जो एडिक्वेसी होती है, जो सफिशिएंसी होती है, उसी को रिफर करता है सफिशिएंट। तो सफिशिएंट का मतलब हो गया इनफ या एडिक्वेट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस। तो क्या वो सफिशिएंट है? यहां पर हम सफिशिएंसी को रिफर कर रहे हैं? नहीं, मीनिंगफुल नहीं है। इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब होता है वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से इफेक्टिवली और क्विकली काम करना। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको कहा जा सकता है एफिशिएंट। यहां पर मैं यहीं पर लिख देता हूं, वर्किंग और ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली, मतलब स्पीड भी हो और काम भी बढ़िया हो, और ऑर्गेनाइज वे में करना। ये नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी कर दिया, पहले जो करना चाहिए था वो बाद में किया और बाद में जो करना चाहिए था वो पहले किया, इन एन ऑर्गेनाइज वे। तो आपको एफिशिएंट कहा जा सकता है। डिफिशिएंट जो है सफिशिएंट का उल्टा है, तो यहाँ पर एफिशिएंट भी नहीं आना था,
ठीक है। सी वाज एफिशिएंट इन फ्रेंच सुटेबल नहीं है, और ज्यादा सुटेबल वर्ड लगा है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन एन एक्टिविटी। डेफिशिएंट जो है सफिशिएंट का ही अपोजिट है। डेफिशिएंट का मतलब हो जाएगा नॉट हैविंग इनफ। ये वर्ड भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अब सही वर्ड है ये। प्रोफिशिएंट का मतलब हो जाता है स्किलफुल या स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन एन एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी में स्किलफुल होना, एक्सपीरियंस्ड होना। तो सी वाज प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन एन एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी में आप स्किल्ड होते हो। तो सी वाज प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच, फ्रेंच बोलने में, फ्रेंच समझने में प्रोफिशिएंट है। सी वाज प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच। ये हो गया 105 का फोर्थ ऑप्शन। 106 पर चल लेते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है द कमिटी रीच्ड, फिर उसके बाद एक ब्लैंक दिया हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पर नाउन। अब देखो ये जो रीच है ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट है ये, और यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन। निश्चित रूप से यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा जो इस नाउन को मॉडिफाई करेगा। ठीक है। रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन द कमिटी रीच्ड डिसीजन। अब किस प्रकार का डिसीजन होगा, एडजेक्टिव बताएगा। द कमिटी रीच्ड डिसीजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। रिगार्डिंग जो है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करता है, और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद लिखा हुआ है, चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ द चेयरमैन अपॉइंटमेंट के लिए आ गई, कि किसके अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। तो कंपैटिबल डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन, एन एग्जाम्पलरी डिसीजन और एन एग्रीबल डिसीजन। इन चारों वर्ड के मीनिंग में बता देता हूं, आप उठा के रखना। देखिए कंपैटिबल का मतलब होता है, कंपैटिबल रिफर कर सकता है किसी ऐसी चीज को जो किसी दूसरी चीज के साथ वर्क कर सके, एग्जिस्ट कर सके। आप कंप्यूटर की शॉप पर जाते हो और आप अपने कंप्यूटर को किसी कंप्यूटर शॉप पर लेके जाओ, और आपको उसमें कोई सॉफ्टवेयर डलवाना हो, कोई विंडो डलवानी हो, तो कंप्यूटर वाला क्या कहता है आपसे, वो जो इंजीनियर वहाँ पे बैठा रहता है वो क्या कहता है आपसे, सर ये वाला सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के हिसाब से, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है, आप ये वाला सॉफ्टवेयर डलवाइए, ये कंपैटिबल है इस तरह के हार्डवेयर के लिए। आप इस तरह की इस वाली विंडो को डलवाइए, ये लेटेस्ट है और कंपैटिबल है। तो कंपैटिबल का मतलब होता है वर्किंग और एग्जिस्टिंग, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं एबल टू वर्क और एग्जिस्ट टुगेदर विद समथिंग विदाउट कन्फ्लिक्ट। बिना किसी इशू के, विदाउट कन्फ्लिक्ट जो है एग्जिस्ट कर सके, काम कर सके, विदाउट कन्फ्लिक्ट कंपैटिबल कहा जाएगा। तो क्या ऐसे कंपैटिबल डिसीजन पर पहुंची कमेटी? नहीं, मीनिंग नहीं यार, अपसर्ड सा मीनिंग आ रहा है। ठीक है, कोई सिमेंटिकली जस्टिफाई नहीं हो रहा। यूनानिमस का मतलब होता है, यूनानिमस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है फुल्ली इन एग्रीमेंट। कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको लेकर ग्रुप के सारे मेंबर्स एग्री कर गए हों, कोई भी उसको अपोज ना कर रहा हो, तो उसको कह सकते हैं यूनानिमस डिसीजन। जैसे पार्लियामेंट में कोई बिल हो और उस बिल पर सारे के सारे सांसद, सारे के सारे एमपीज एग्री कर गए, सबने साइन कर दिया, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, तो हम उसे कहेंगे यूनानिमस एक्ट या यूनानिमस लॉ या यूनानिमस डिसीजन, फुल्ली इन एग्रीमेंट। यूनानिमस का मतलब हो गया फुल्ली इन एग्रीमेंट। एक्चुअली में यहाँ पर यही वर्ड आना है। सिमेंटिकली हम एक ऐसे डिसीजन को रिफर कर रहे हैं जो कि यूनानिमस है, और वो डिसीजन किससे कंसर्न है? अपॉइंटमेंट से। अपॉइंटमेंट के बारे में वो डिसीजन है। जो भी कमेटी जो है, कमेटी के जो मेंबर थे वो एक यूनानिमस डिसीजन को रीच कर गए। कहने का मतलब है कि कोई भी उस डिसीजन के अगेंस्ट नहीं है कि इसी पर्सन को हमें जो है अपना चेयरमैन बनाना है। तो यहाँ पर सही वर्ड हो जाना चाहिए था अ यूनानिमस डिसीजन। एग्जाम्पलरी का मतलब है कि इतनी कोई चीज इतनी अच्छी हो, कोई काम आपने इतना सही कर दिया कि वो दूसरे उसको कॉपी कर सके।
तो एग्जाम्पलरी का मतलब जो एग्जाम्पल की तरह सेट किया जा सके उसको एग्जाम्पलरी बोला जा सकता है। जैसे मैं लिखाने की कोशिश करूंगा आपको इंग्लिश में, तो एग्जाम्पलरी का मतलब हो गया वेरी गुड टू बी copied by others as an example। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरह जो है दूसरे उसको कॉपी कर सकें, या ऐसा करो जैसा इसने किया है। एन एग्रीबल मतलब एक ऐसा एग्रीबल डिसीजन का मतलब एक ऐसा डिसीजन जिससे एग्री कर सके। तो कोई एग्रीबल डिसीजन तो था नहीं, वो पहले कमेटी के मेंबर पहले ही एग्री हो गए, तभी तो उसको यूनानिमस डिसीजन कहा गया, तभी तो अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। कोई ऐसा डिसीजन थोड़ी ना है कि उससे अब एग्री करेंगे। एग्रीबल यूनानिमस के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है, लेकिन उस नुआंस को आप समझिए, उस थोड़े से डिफरेंस को आप समझिए। यूनानिमस डिसीजन मतलब जिससे सब एग्री कर गए हों, एग्रीबल डिसीजन मतलब जिससे एग्री किया जा सके, एक फ्यूचर इंटेंडेड मीनिंग है। ठीक है, एग्रीबल का एक मतलब और हो जाता है, एग्रीबल का मतलब हो जाता है प्लीजेंट। कोई भी चीज या कोई भी सिचुएशन प्लीजेंट है तो आप कह देते हो एग्रीबल। ठीक है, दूसरा मीनिंग हो जाता है एबल टू बी एक्सेप्टेड बाय समवन। ठीक है, एबल टू बी एक्सेप्टेड, जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, एक्सेप्टेड बाय समवन। तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं यहाँ पर रिफर किया जा रहा है जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, वो तो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, तो एक्सेप्ट कौन करेगा उसे। 106 का दूसरा, बाकी जो है इसी तरह से शब्दों के मीनिंग को समझिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एक शब्द को जब समझने की बात करोगे तो उसकी हेल्प से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उससे आपको ये पता चलता है कि इस तरह के कंटेक्स्ट में इस तरह के वर्ड्स के साथ या इसके जैसे दूसरे सिमिलर वर्ड्स या एडजेक्टिव्स होंगे, उनके साथ किस तरह की प्रीपोजिशन यूज की जाएगी, और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है। इस तरह से कंटेक्स्ट को जानने की कोशिश कीजिए, ये पता लगाइए कि किस डोमेन में किस तरह के स्ट्रक्चर में उसको यूज करते हैं। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा शुरू में, लेकिन जब एक बार ऐसा कर लोगे तो फिर यूं होने लगेंगी चीज़ें। और अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं, चीज़ों को जो है उल्टा सीधे तरीके से करते हैं, तो आप बार बार गलती करेंगे। जब बार बार गलती करेंगे तो बार बार उन्हें सुधारने के लिए आपको बार बार जो है चीज़ों को री एग्जामिन करना पड़ेगा, री स्टडी करना पड़ेगा, बार बार उनको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।